सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चारगाफ रूल्स। ठीक है, एडविन चारगाफ ने दिए थे ये चारगाफ रूल्स। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इन्होंने क्या किया था ना, डीएनए जो है वो आइसोलेट किया अलग अलग ऑर्गन से, अलग अलग मतलब एक ही स्पीसीज के अलग अलग ऑर्गन से डीएनए आइसोलेट किया डिफरेंट टिश्यूज से ऑफ द सेम स्पीसीज, एंड उन्होंने देखा कि बेस कॉम्पोजिशन जो है वो सेम था। यानी कि जो डीएनए हमने लिया एक ही स्पीसीज के, जैसे ह्यूमन के अलग अलग टिश्यू से, लीवर के टिश्यू से, किडनी के टिश्यू से, बहुत डिफरेंट टिश्यू से डीएनए जब आइसोलेट किया तो देखा कि एक स्पीसीज में जो बेस कॉम्पोजिशन होती है वो सेम होती है। ठीक है, और स्पीसीज टू स्पीसीज वो वैरी करती हैं। बेस कॉम्पोजिशन जो है डीएनए के, इट वैरीज फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज। ठीक है, ये एडविन चारगाफ ने किया था एंड इन्होंने ही ये रूल्स बताए थे। इन्होंने बोला कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जो ग्वानिन की परसेंटेज होती है वो सी के इक्वल होती है साइटोसिन के, डीएनए की बात हो रही है, एंड एडेनिन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, थाइमिन की परसेंटेज से। तो ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। तो जी जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड ए जो है वो थाइमिन के साथ क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की पहचान उन्होंने ये भी बताई थी कि जो ए प्लस जी होता है, यानी कि एडेनिन प्लस ग्वानिन जो होता है, प्यूरिन का सम जो है वो पायरामिडीन के सम के इक्वल होगा। पायरामिडीन होता है ना थाइमिन साइटोसिन, एंड प्यूरिन होता है एडेनिन ग्वानिन, तो ये जो है इनका सम जो है वो इक्वल होगा। यानी कि ए जो है ए प्लस जी, प्यूरिन जो हमारा होता है वो इक्वल होगा थाइमिन साइटोसिन प्लस थाइमिन, यानी कि प्यूरिन जो है इज इक्वल टू पायरामिडीन। जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पायरामिडीन होंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। तो ये जो है एडविन चारगाफ के रूल्स थे। अब इस पे देखो क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। जैसे क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि 20% साइटोसिन गिवन है, साइटोसिन गिवन है 20%, हमें प्यूरिन की परसेंटेज निकालनी है। तो सबसे पहले आप प्यूरिन देखो, प्यूरिन एडेनिन एंड ग्वानिन होता है प्यूरिन। ठीक है, और एडविन चारगाफ के अकॉर्डिंग जो है प्यूरिन और पायरामिडीन जो है वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, एक तो हमने ये देखा है कि ए और टी इक्वल होता है। ठीक है, एडेनिन और थाइमिन जो है वो इक्वल होते हैं, यानी कि जितना ए होगा टी उतना ही होगा, क्योंकि दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना रहे हैं। ऐसे ही हमने देखा है ए टी एंड जी एंड सी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने हमें किसकी परसेंटेज दी हुई है, साइटोसिन की दी हुई है। तो आप पहले ऐसे लिखोगे कि एडेनिन और थाइमिन जो डबल बॉन्ड बनाते हैं वो साथ में लिख दो, जो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं वो साथ, मतलब जो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वो साथ में लिख दो, जो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वो साथ में लिख दो। ठीक है, तो अगर हम ग्वानिन और साइटोसिन में हमने देखना है कि 20% गिवन है। सो अगर साइटोसिन 20% है तो हमारा ग्वानिन भी तो 20% हुआ ना। अगर साइटोसिन हमारे पास 20% है तो ग्वानिन भी कितना हुआ, हमारे पास 20% हुआ। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया ये 1 2 3 4 40% हो गया टोटल। ठीक है, तो अगर आप 100 में से 40 माइनस कर दो तो ए और टी कितना बचा हमारा 60%, क्योंकि टोटल 100% लेते हैं ना 60%, तो इसको हाफ कर दो, यानी कि ए हमारे पास कितना है 30 है एंड थाइमिन कितना है 30 है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब इन्होंने पूछे प्यूरिन, प्यूरिन हमारे पास क्या होता है, एडेनिन प्लस ग्वानिन। सो एडेनिन कितना है हमारे पास 30 है एंड ग्वानिन कितना है हमारे पास 20 है। सो 3 4 एंड 5, तो टोटल हमारे पास क्या हो गई प्यूरिन की परसेंटेज 50%। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले बस ये लिख दो कि एटी एक जगह लिख दो एंड जीसी एक जगह लिख दो। ठीक है, ये लिखने के बाद आप देखो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में साइटोसिन की गिवन है, साइटोसिन 20% है तो ग्वानिन भी 20% ही होगा, टोटल 40 हो गया। अगर 100 माइनस 40 करेंगे तो एटी कितना बचा 60, 60 का हाफ कर दो, ए 30 हो गया, टी 30 हो गया। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहे प्यूरिन, प्यूरिन हमें पता है क्या होता है, एडेनिन होता है एंड ग्वानिन होता है। एडेनिन कितना है 30 है, ग्वानिन कितना है 20 है, तो टोटल परसेंटेज कितनी आ गई 50%। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है काफी देखने को मिलते हैं, तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सो अब हम पढ़ते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ही क्योंकि इस वाली यूनिट में हम डीएनए के स्ट्रक्चर में डिटेल में नहीं जाएंगे, वो हम बायोकेमिस्ट्री में कवर करेंगे। इसमें जितना जरूरी है उतना हम जानेंगे। ठीक है, सो डीएनए जो है वॉटसन एंड क्रिक ने फर्स्ट डिस्क्राइब किया था। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है 1953 में। इन्होंने क्या किया था ना, जो रोजालिंड फ्रैंकलिन थी एंड जो एम विल्किंस थे, इनके जो एक्सरे डिफ्रैक्शंस का जो डाटा था ना डीएनए के बारे में, उसको यूज करके इन्होंने डिस्क्राइब किया कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा था, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। उन्होंने डिस्क्राइब किया वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, सो वॉटसन और क्रिक एंड विल्सन को जो है अवार्ड भी मिला था 1962 में, नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन, इसी डिस्कवरी के लिए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की डिस्कवरी के लिए 1962 में। सो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है, ये जो फीचर डिफाइन करता है ना डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये डीएनए की बी
फॉर्म का स्ट्रक्चर देता है। डीएनए की हम 3 फॉर्म्स पढ़ते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए। सो जो इन्होंने डिस्क्राइब किए हैं ना स्ट्रक्चर डीएनए का, वो बी फॉर्म ऑफ डीएनए के फीचर्स को डिस्क्राइब करता है। दूसरी फॉर्म्स होती है ए बी होता है, सी जेड एंड डिफरेंट फॉर्म्स आर देयर। अभी हम इनके डिफरेंसेस भी देखेंगे कि अलग अलग फॉर्म में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो डीएनए का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से होता है कि 2 लॉन्ग ऐसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स जो है दे आर अराउंड, ऐसे मतलब 2 लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड्स जो है ऐसे कॉइल्ड हो रहे हैं एक दूसरे के अराउंड, ठीक है। और ये क्या है, अगर मैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल रही हूँ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं एंड बीच में बेस है, जो अभी हम स्ट्रक्चर देख के आए हैं, है ना। मतलब न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े हुए हैं शुगर बेस एंड फॉस्फेट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू। इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है। एंड ये जो स्ट्रक्चर होता है राइट हैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, एंटी पैरेलल एक दूसरे के होते हैं। एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है एंड एक जो है वो 5 प्राइम टू जाता है 3 प्राइम एंड एक जो है वो 3 प्राइम टू जाता है 5 प्राइम, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 5 प्राइम फॉस्फेट है। नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे क्या होता है 3 प्राइम है, फिर यहाँ पे नीचे से स्टार्ट होता है 5 प्राइम फॉस्फेट एंड यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते चले जाते हैं एंड यहाँ पे हमारा क्या आता है एंड में 3 प्राइम, जो शुगर कार्बन का जो 3 प्राइम OH होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हम स्ट्रक्चर डिटेल में देख चुके हैं। बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं एंड एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। डीएनए का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो 20 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर होता है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर गिवन है। अगर आप एक टर्न की बात करते हो ना, हम जो स्टडी करते हैं इसमें एक टर्न जो होता है, जहां से अगर आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो एक टर्न, तो इसी वाले यहीं पे आके वो एंड हो जाएगा, यानी कि यहां से यहां तक का जो टर्न है ये एक पूरा एक टर्न है, ठीक है। इस तरीके से एक हम पूरा एक टर्न मानते हैं इस तरीके से। तो यानी कि ये जो एक टर्न है ना, इसकी जो हाइट होती है, यानी कि डीएनए में हम एक टर्न को स्पेसिफिक मान के स्टडी कर रहे हैं कि एक टर्न की डीएनए में जो एक हेलिकल टर्न होता है पूरा, उसकी जो हाइट होती है वो 33.2 एंगस्ट्रॉम होती है। एंड इस एक टर्न में जो बेस पेयर होते हैं 10.4 बेस पेयर, अप्रॉक्स हम 10 बेस पेयर ही लेके चलते हैं इसमें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो डीएनए का अगर हम बात करें कि एक टर्न में एक टर्न की हाइट कितनी है, एक हेलिकल टर्न की हाइट कितनी है, एक्सियल हाइट 33.2 एंगस्ट्रॉम, बेस पेयर कितने होते हैं 10.4 और अप्रॉक्स 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर 2 ग्रूव्स होते हैं। एक तो होता है मेजर ग्रूव जो थोड़ा डीप होता है, वाइड एंड डीप होता है, एंड एक माइनर ग्रूव होता है थोड़ा नैरो एंड डीप, मतलब नैरो एंड डीप होता है। तो जो मेजर ग्रूव होता है ना, वहां पे क्या होगा, जहां पे प्यूरिन का जो N7 होता है, 7th नाइट्रोजन जो होती है ना प्यूरिन की, वहां पे मेजर ग्रूव फॉर्म होता है। प्यूरिन की 7th नाइट्रोजन के वहां पे आपको मेजर ग्रूव दिखाई देगा, वहां से पहचान हो जाएगी। जहां पे प्यूरिन की 7th नाइट्रोजन दिखेगी, प्यूरिन के स्ट्रक्चर की 7th नाइट्रोजन, वहां पे पता चल जाएगा कि वो मेजर ग्रूव है। एंड अगर प्यूरिन की 3rd नाइट्रोजन कहीं पे दिखती है तो वहां पे माइनर ग्रूव होता है, ठीक है। जिस साइड जो है प्यूरिन की 3rd नाइट्रोजन होगी वहां पे होगा माइनर ग्रूव, नैरो एंड डीप होता है, ये थोड़ा वाइड एंड डीप होता है मेजर ग्रूव। तो 2 ग्रूव्स मिलते हैं इसमें, ठीक है। और देखो अगर हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर कितने बेस पेयर है, 10 बेस पेयर हैं अप्रॉक्स, मानो कि 10 बेस पेयर है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऐसे 10 जो है बेस पेयर है इसके अंदर एक टर्न के अंदर। एक बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, जो एक्सियल राइज होता है एक सिंगल बेस पेयर का, वो होता है 3.32 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये तो हमने देख ली कि एक टर्न की हाइट कितनी है, एक पूरे टर्न की एक्सियल हाइट 33.2 एंगस्ट्रॉम। लेकिन इस टर्न के अंदर जो 10 बेस पेयर हैं, उनमें से एक बेस पेयर के बीच की जो हाइट होती है, एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच में, वो कितना होता है 3.32 एंगस्ट्रॉम होता है, 3.32 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। ये जो है डेटा याद रखना है। देखो अब जो बॉन्डिंग होती है ना, वो कैसे होती है, जहां मेजर ग्रूव फॉर्म हो रहा है, जिस साइड हमने देखा था प्यूरिन का 7th नाइट्रोजन आ रहा है, वहां पे मेजर ग्रूव फॉर्म होगा। ये रहा प्यूरिन का 7th नाइट्रोजन, तो ऐसे यहाँ पे मेजर ग्रूव फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो जो C और G के बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है वो 3 होते हैं। हमने साइटोसिन का स्ट्रक्चर भी देख लिया है, हमने ग्वानिन का स्ट्रक्चर भी देख लिया है, ठीक है। अब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच में होती है, देखो साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। साइटोसिन का जो है 4th पे जो अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है साइटोसिन में, एक तो 4th, एक 3 एंड एक 2, ठीक है, इनके बीच में होती है, यानी कि 4th का अमाइनो ग्रुप, 3rd नाइट्रोजन एंड 2nd पे जो ऑक्सीजन होती है, इनके बीच में हो रहा होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो
ग्वानिन का अगर आप देखोगे 6th पोजीशन पे जो ऑक्सीजन होती है एंड जो फर्स्ट पे अमाइनो ग्रुप होता है NH फर्स्ट है, ये जो सेकेंड पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप होता है ना ग्वानिन में, इसके बीच में होता है। देखो सेकेंड पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप जो होता है ग्वानिन में, इन तीनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो साइटोसिन के 432 एंड 612 इस तरीके से आप ये देख सकते हो कि ऐसे जो है ये क्या हो रही है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं C एंड G के बीच में। एंड अगर आप इसमें माइनर ग्रुप देखोगे, जिस साइड 3rd नाइट्रोजन आ रही होगी वो माइनर ग्रुप फॉर्म हो जाएगा, जिस साइड 7th नाइट्रोजन आ रही होगी फ्यूरिन की, वहां मेजर ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सो इसी तरीके से हमने देखा है कि T और A के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो 2 होती है। ठीक है, जैसे हमने साइटोसिन के बीच में देखा था, G और C के बीच में, साइटोसिन एंड ग्वानोसिन के बीच में 3 होती है। ऐसे इसमें देखो तो थाइमीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो इस तरीके से यहाँ पे 5 पे मिथाइल होते हैं, 4 पे ऑक्सीजन एंड 2 पे भी ऑक्सीजन। तो एक तो 4th की जो ऑक्सीजन होती है थाइमीन की एंड 3rd पे जो नाइट्रोजन होता है NH जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ऐसे ही एडेनिन के जो 6th पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप होता है उसके बीच में एंड 1st नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये याद रखना कि थाइमीन और एडेनिन में 4 6 3 1 एंड सेम किस में थे, जीसी में भी यही थे ना, 4 और 6 के बीच में थी, देन 3rd और 1st पोजीशन के बीच में थी एंड एंड में था 2nd और 2nd पोजीशन के बीच में थी, है ना। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया है कि 4 और 6 3 एंड 1 2 एंड 2 तो इनके बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है विद द स्ट्रक्चर। और ये इस तरीके से पूरा जो है डीएनए का ये स्ट्रक्चर बनता है। इसमें सिर्फ आप ये देखो कि हाँ शुगर है, बेस है एंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ये न्यूक्लियोटाइड कनेक्टेड है। ऐसे दोनों एंटी पैरेलल होते हैं ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस तरीके से। तो ये पूरा ऐसे डीएनए के स्ट्रैंड्स आप देखते हो, तो ये जो स्ट्रैंड होते हैं ये ऐसे बनते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो आई होप बहुत ही बेसिक इसमें क्लियर हो गया होगा।